डियर स्टूडेंट, LLB पार्ट 1 और प्री थर्ड के 6th पेपर का इंटरनेशनल लॉ पढ़ना है हम लोग को। उसका ये तीसरा क्लास है। दूसरे क्लास में हम लोग यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़े थे। यूनाइटेड नेशन के जो मुख्य उद्देश्य है उनको पूरा करने के लिए उसके 6 अस्थायी अंग बनाए गए हैं, जिसमें कि महासभा को विश्व की संसद या विश्व जनमत का मंच भी कहते हैं हम लोग। जनरल असेंबली या महासभा के बारे में प्रावधान आर्टिकल 9 से आर्टिकल 22 तक में यूनाइटेड नेशंस चार्टर में दिया गया है। हम लोग जनरल असेंबली या महासभा के गठन के बारे में पढ़ेंगे, उनके कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, जनरल असेंबली के पावर और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, उसकी जो 6 समितियां हैं, कमिटीज़ हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो महासभा यूनाइटेड नेशंस का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जनरल असेंबली के बारे में यूनाइटेड नेशंस चार्टर के आर्टिकल 9 में कहा गया है, द जनरल असेंबली शैल कंसिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड ईच मेंबर शैल हैव नॉट मोर देन 5 रिप्रेजेंटेटिव इन द जनरल असेंबली। इस प्रकार यूनाइटेड नेशंस में हर देश को एक वोट देने का राइट होता है और वहाँ अधिकतम 5 सदस्यों को रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भेजा जा सकता है। जनरल असेंबली या महासभा का नियमित सत्र प्रत्येक वर्ष के सितंबर के तीसरे मंगलवार से प्रारंभ होकर दिसंबर तक चलता है। इसके अलावा जनरल असेंबली का विशेष सत्र अथवा आपातकालीन सत्र भी बुलाया जा सकता है। महासभा के प्रत्येक सत्र अपने लिए एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करता है और अपने प्रक्रिया संबंधी नियमों को भी स्वीकार करता है। महासभा के प्रत्येक सत्र में महासभा अपने 6 प्रमुख समितियों के मध्य अपने जो भी कार्य है उनको बांट देता है और उनका एक लिस्ट बनाकर उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और इन समितियों में प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक राज्य का अधिकार होता है और ये समितियां महासभा की बैठक में अनुमोदन के लिए सिफारिश तैयार करती है। और ये समितियां कौन है? इनमें प्रमुख है, सबसे पहला समिति जो होता है राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी समिति होता है और इसमें शस्त्रीकरण के संबंधित नियमों को भी शामिल किया गया है। दूसरा समिति जनरल असेंबली का, उसका काम आर्थिक और वित्तीय होता है। तीसरे समिति जो है सामाजिक और मानवीय और सांस्कृतिक कार्यों से संबंधित उसका कार्य होता है। चौथा समिति न्यायिकता से संबंधित है। पांचवा समिति प्रशासकीय और आय व्यय के से संबंधित होता है और छठा समिति मिसलेनियस कमेटी होता है। इस प्रकार महासभा के प्रत्येक सत्र के कार्यों के बारे में प्रबंध करने के लिए समितियों के ऊपर ही उत्तरदायित्व डाला गया है, जो महासभा में एक अध्यक्ष और 17 उपाध्यक्ष और
सातों समितियों के अध्यक्ष को मिला के महासभा के सामान्य समिति का जो है गठन होता है। इसके अलावा महासभा के कई सहायक अंग भी होते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग, निशस्त्रीकरण आयोग, वाह्य अंतरिक्ष आयोग इत्यादि। जनरल असेंबली के मतदान पद्धति क्या है? तो महासभा में जो विभिन्न प्रश्नों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया है वह मतदान के द्वारा ही संपन्न होती है, जिस संबंध में यूनाइटेड नेशन चार्टर के आर्टिकल 18 में प्रावधान दिया गया है, जिसके अनुसार विभिन्न प्रश्नों तथा प्रश्नों के नए संवर्ग को जोड़ने से संबंधित निर्णय पर कौन सी मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाए, इसका निर्धारण महासभा करती है। और महासभा महत्वपूर्ण प्रश्नों का निर्णय उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से करने का निर्णय ले सकती है, तथा जो अन्य प्रश्न है उसके लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से उसका निर्णय लिया जा सकता है। इसके अब हम लोग महासभा के कार्य और शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, महासभा के कार्यों को 8 भागों में हम बांट सकते हैं। सबसे पहला सामान्य कार्य है, जो कि डेलिब्रेटिव फंक्शन के अंतर्गत आता है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करने का कार्य है। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का कार्य है। चौथा निर्वाचन से संबंधी कार्य है। पांचवा नए सदस्यों के प्रवेश, पुराने सदस्यों के निलंबन या निष्कासन से संबंधित कार्य भी महासभा के ऊपर ही है। छठा जो फाइनेंशियल वित्तीय कार्य है। सातवां निरीक्षणात्मक कार्य, सुपरवाइजरी फंक्शन भी महासभा करती है। और इनके अलावा एक मिसलेनियस कार्य भी आता है। तो सामान्य कार्य के अंतर्गत महासभा के कौन से कार्य आते हैं? जैसा कि यूएन चार्टर के आर्टिकल 10 में एक्सप्लेन किया गया है, महासभा को व्यापक शक्ति प्रदान किया गया है आर्टिकल 10 के द्वारा, जिसके अनुसार महासभा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के क्षेत्र में आने वाले या चार्टर में प्रावधानित जो भी उसके अंग हैं उनके शक्तियों और कार्यों से संबंधित किसी भी प्रश्न पर या किसी भी विषय पर विचार विमर्श कर सकती है। इसके बाद महासभा सदस्य राज्यों या सुरक्षा परिषद या दोनों को सिफारिश कर सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि महासभा को चार्टर के द्वारा विस्तृत अधिकार प्रदान किए गए हैं और इसके अंतर्गत वह संयुक्त राष्ट्र के किसी भी मुद्दे पर विचार विमर्श कर सकती है। वो एक महत्वपूर्ण डेलिब्रेटिव बॉडी है। इसका अर्थ ये नहीं है कि महासभा के पास असीम शक्ति है, उस पर भी रिस्ट्रिक्शन है, निर्बंधन है, जो कि चार्टर के आर्टिकल 2 के क्लॉज 7 से स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ
ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती जिसमें किसी राज्य के घरेलू अधिकारिता के अंतर्गत कोई विषय आते हैं। इस प्रकार महासभा को ऐसे मामले में किसी राज्य के आंतरिक अधिकारिता में हस्तक्षेप करने से रोका गया है। और इसके अलावा महासभा ऐसे विवाद पर भी कोई सिफारिश नहीं कर सकती है जो कि पहले से सुरक्षा परिषद के पास विचाराधीन है, अंडर डिसीजन दिया गया है। अब दूसरा जो महासभा का महत्वपूर्ण कार्य है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करने के लिए महासभा, जो कि इसका प्रमुख अंग है, चार्टर के आर्टिकल 13 में उसके बारे में व्यापक प्रावधान दिया गया है, जिसके अनुसार महासभा विभिन्न क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में बढ़ाने के लिए कार्य करेगी। तो हम कह सकते हैं कि महासभा राजनीतिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि का निरंतर विकास करने तथा उसे कोडिफिकेशन संहिताबद्ध करने के लिए प्रोत्साहन देने का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, शिक्षा संबंधी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना भी महासभा के महत्वपूर्ण कार्यों के अंतर्गत आता है। तीसरा जो महासभा का कार्य है, जो कि यूएन का भी प्रमुख उद्देश्य है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। तो यह कार्य वह किस प्रकार करती है? विचार विमर्श करने के द्वारा विभिन्न देशों के बीच। दूसरा, बाय मेकिंग रिकमेंडेशन, अपने सिफारिशों को प्रस्तुत करने के द्वारा। सामूहिक उपाय द्वारा, जिसमें शांति के लिए संगठित होकर कार्य करने का काम भी इसी के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार महासभा का हम देखेंगे चौथा महत्वपूर्ण कार्य इलेक्शन से संबंधित है, जिसके बारे में प्रावधान आर्टिकल 23 में दिया गया है और इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं आपको। और पांचवा इसका कार्य है कि जो यूनाइटेड नेशंस के नए मेंबर को किस प्रकार यूनाइटेड नेशन में शामिल किया जाए। यदि पुराने मेंबर को सस्पेंड करना है, उनको यूनाइटेड नेशन से बाहर करना है, इसके संबंध में भी निर्णय लेने का काम जनरल असेंबली का ही है। और फाइनेंशियल फंक्शन जो है नेक्स्ट इसका महत्वपूर्ण कार्य है। तो महासभा का जो संगठन है, उसका जो भी आय व्यय है उस पर अनुमोदन करना महासभा का काम है। और महासभा किस मद में कितना खर्च किया जाए इसको भी निर्धारित करती है। किस सदस्य द्वारा कितना भार वहन किया जाएगा, कितना कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा, इसका भी निर्धारण महासभा के द्वारा ही किया जाता है। और सातवां महत्वपूर्ण कार्य है पर्यवेक्षण संबंधी कार्य या सुपरविजरी फंक्शन। तो इसमें महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंगों तथा अभिकरणों पर, एजेंसियों पर, उनके कार्यों पर सुपरविजन का कार्य, उनके वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करने का कार्य भी करती है। और लास्ट में मिसलेनियस कार्य आती है, जो इसके अतिरिक्त भी आवश्यक समझती है, वह कार्य महासभा करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जनरल असेंबली या महासभा
संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों को पूरा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और वह अपने संकल्पों के द्वारा, रिजोल्यूशन के द्वारा सुरक्षा परिषद को भी अपनी सिफारिश भेज सकती है। वह यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स को भी सिफारिश कर सकती है या जो मेंबर नहीं है उन देशों को भी अपनी सिफारिश भेज सकती है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस विश्व संसद है, लेकिन सैंक्शन का अभाव है, शास्ति का अभाव है। तो इस कारण ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि कोई देश उसके संकल्पों का, उसके रिजोल्यूशन पर अमल नहीं करती है तो कोई सीधा उपाय, कोई सीधा दंड देने की व्यवस्था उस देश को नहीं है। वह अपने अन्य देशों के माध्यम से उस दूसरे रूपों में उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करती है। और विश्व संसद है लेकिन विश्व सरकार नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय कानून को या यूनाइटेड नेशन के चार्टर के वायलेशन करने के लिए जो ऑफेंस है उसके लिए एक्यूज जो है वह कोई इंडिविजुअल नहीं या इंडिविजुअल होता भी है तो उसे दंड देने का प्रावधान नहीं है। इसी कारण सुरक्षा परिषद 100% इफेक्टिव नहीं है। फिर भी यह अपने कामों में बहुत हद तक सफल हुई है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।